दिल्ली में दोस्तों जून की गर्मी पड़ी हुई थी। उसमें एक रिक्शे वाला एक लड़की को खींच रहा है। लड़की ने कॉटन की साड़ी पहनी हुई है और अपने चेहरे को एक कॉटन के ही दुपट्टे से कवर कर रखा है। उधर वो रिक्शे वाला भी अपने फेस को कवर करता है एक कपड़े से, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रिक्शे वाले के चेहरे से पसीना टपक रहा था। अब दोस्तों जैसे ही वो उस लड़की को खींच रहा है रिक्शे में, तभी रास्ते में एक पानी की टंकी आती है। टंकी को आते ही देख रिक्शे वाले की प्यास जाग उठती है और वो कहता है कि मैडम, अगर आपको जल्दी ना हो तो क्या मैं यहाँ से अपने प्यास बुझा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, आज गर्मी ज़्यादा है। तो वो मैडम कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ट्रेन का समय अभी नहीं हुआ है, तो आप पानी पी सकते हैं। और वो रिक्शे वाला जैसे ही उस पानी की टंकी की तरफ जाता है तो वो महिला, वो लड़की उसे देखती रहती है। और जब वो अपने चेहरे से गमछे को हटाता है जिससे उसने अपना मुंह ढक रखा है, तो वो लड़की उस रिक्शे वाले को देखकर हैरान और थोड़ी सी परेशान होकर रिक्शे पर बैठ जाती है। अब वो लड़का पानी पीकर वापस आता है रिक्शा वाला, और उस रिक्शे को दोबारा से खींचने लगता है दोस्तों। तभी वो लड़की देखती है और अपना छाता उस लड़के के ऊपर तान देती है। और रिक्शा वाला कहता है कि अरे मैडम, हंसते हुए, ये तो हमारा रोज का काम है, अगर हम ऐसे एक दिन की थोड़ी ही है, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों दोनों ही जने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर रिक्शे वाला मैडम को उतारता है और कहता है कि आपके 80 रुपए हो गए। और 80 रुपए लेने के लिए ही जैसे हाथ बढ़ाता है तो वो मैडम पैसे देती है और अपने चेहरे से, जो कॉटन का दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था, उसे हटाती है। तभी रिक्शा वाला देखकर उसके हाथों से पैसे छूट जाते हैं और वो उस लड़की को देखकर रोने लगता है। और लड़की भी, जब रिक्शे वाला भावुक हो जाता है तो लड़की भी उसे देखकर रोने लगती है। दोस्तों दोनों में ही क्या रिश्ता था, क्या संबंध था, क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे। और जो आसपास के लोग खड़े होते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक रिक्शा वाला एक मैडम को देखकर रो रहा है, क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छे कपड़ों में होती है और लेकिन रिक्शा वाला तो अपने रिक्शे वाले कपड़ों में ही होता है। दोस्तों इस कहानी का सच क्या है, इस कहानी में क्या क्या बातें छुपी हैं, वो सभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के के घर से, जो लड़का आजमगढ़ में रहता है। लड़के का नाम दोस्तों महेश होता है। महेश के पास कुछ जमीन होती है, और जमीन ज्यादा नहीं है लेकिन घर गुजारे लायक जमीन होती है। अब ये जवान हो जाता है, अपने घर का एक लौता बेटा होता है, तो इसके परिवार वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जब रिश्ता ढूंढते हैं तो एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम सुमन होता है और सुमन बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पर जब महेश सुमन को देखने के लिए जाता है तो पहली नजर वाला प्यार दोनों में हो जाता है और महेश को सुमन बहुत पसंद आती है। और महेश एक बार में ही कह देता है कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, अगर शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। दोस्तों महेश के घर वाले भी और सुमन के घर वाले भी आपस में बातचीत कर लेते हैं और इन दोनों की एक तारीख फिक्स कर दी जाती है शादी के लिए। अब दोनों की ही शादी बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है। और जो सुमन होती है, ये 4 बहनें होती हैं, इनका कोई भाई नहीं होता है। अब यहाँ पर सुमन अपने ससुराल में आ जाती है। सुमन शादी से पहले अपने पति से एक वादा लेती है। वो कहती है कि शादी तो मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ, मुझे किसी सरकारी पदवी पर या पोस्ट पर बैठना है, और शादी तो मैं आपसे बिल्कुल कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पर महेश इस वादे को पूरा भी करता है और यहाँ पर इसी बात पर इन दोनों की शादी तय होती है। सुमन अपने ससुराल में आ जाती है। आते ही पहली रात को वो अपने पति को याद दिला देती है कि मुझे आगे पढ़ना है। यहाँ पर जो महेश होता है उसे भी कोई दिक्कत नहीं है और वो बहुत खुश होता है। कहता है कि मैं तो एक नौकरी ही करता हूँ, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी करता हूँ, अगर तू किसी सरकारी नौकरी में लग जाएगी तो हमारे घर का तो बहुत अच्छा नाम रोशन हो जाएगा और हमारे खानदान का भी नाम होगा। और यहाँ पर महेश कहता है कि सुमन, मैं उन व्यक्तियों में से या उन मर्दों में से नहीं हूँ जहाँ पर महिला कमाएगी या अच्छी पोस्ट पर लगेगी तो मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करूँ। मेरा परिवार सबसे अलग है, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा तुम पढ़ेगी लिखेगी तो हमारा भी नाम रोशन होगा। दोस्तों जिंदगी आगे चलने लगती है। महेश अपनी पत्नी को कोचिंग दिलाता है, पढ़ाई को आगे चलाता है, और महेश के जो घर वाले होते हैं आधे से ज्यादा काम घर का खुद करते हैं, क्योंकि बहू को पढ़ाना है।
दोस्तों यहाँ पर सुमन पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए बाहर जाती है, तो वहां पर उसकी कुछ दोस्त भी बन जाती हैं, लड़कियां, जिनसे उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब महेश जब नई नई शादी हुई है तो पत्नी के पास फोन करना भी लाजमी है, लेकिन महेश जब एक आधी बार फोन मिलाता तो कोई ऐसा तुक्का फिट उनका होता कि वो लड़की जो यहाँ पर सुमन होती है वो अपनी सहेलियों से बात करती रहती है, तो कई बार सुमन का फोन व्यस्त आता है। अब महेश के दिमाग में एक शक का कीड़ा दौड़ जाता है, क्योंकि पत्नी शादी के बाद आते ही पढ़ने लगी थी और उसके बाद दोनों में इतनी एक साथ नहीं बना था कि जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुमन अपने पति का पूरा साथ निभाती है और कभी भी उसने ऐसा तो जाहिर नहीं किया है कि उसका करेक्टर सही ही नहीं है, लेकिन महेश के दिमाग में एक अधर से अधर बात आ जाती है, लेकिन अभी वो अपनी पत्नी से नहीं कह पाता है। अब दोस्तों जैसे ही सुमन घर आती है, घर का कुछ काम भी देखती है और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रही है। अब वो एक दिन फिर कोचिंग जाती है, क्योंकि डेली जाती है, और वहां पर महेश उस दिन उस पर फोन करता है और फोन आज भी व्यस्त होता है। तो यहाँ पर महेश थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। जब सुमन घर आती है तो आते ही महेश कहता है कि तुम्हारा फोन व्यस्त कहाँ पर था, मैं जितनी भी बार फोन करता हूँ उतनी बार तुम व्यस्त पाती हो। तो वो कहती है कि पता नहीं, जब तुम्हारा फोन आता है तो जरूर मैं कहीं ना कहीं पर बात करती रहती हूँ, और दोस्तों पता भी चल जाता है किसी और का फोन आ रहा है। तो यहाँ पर सुमन वापस लौट कर भी फोन करती, लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता है महेश के आगे। और दोस्तों महेश यहाँ पर कहता है कि क्या तू करेक्टर की सही है या नहीं है, क्योंकि महेश को चिंता सताने लगती है। जब ये सब कुछ होता है तो यहाँ पर जो सुमन होती है थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है, कहती है कि आप कह क्या रहे हो, आप मेरे ऊपर ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हो। महेश कहता है कि आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शक होता है। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि शक होने की कोई वजह ही नहीं है महेश, आप मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। दोस्तों दोनों पति पत्नी में बहस होने लगती है। जब महेश और भी कुछ ज्यादा कहता है तो यहाँ पर जो सुमन होती है थोड़ा सा ज्यादा बोल जाती है, क्योंकि उसके करेक्टर पर बात आई थी। तभी महेश गुस्से में एक थप्पड़ सुमन को रख देता है। सुमन जब थप्पड़ खाती है और चारों तरफ की बात सुनती है और सोचती है और समझती है, तो वो अब बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने पिता पर फोन कर देती है। पिता से पहला ही वर्ड ये कहती है कि पिताजी, जवान होके आपके घर से आई थी, आज तक आपने भी मुझ पे शक नहीं किया। मेरे पति मेरा मतलब मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं कि तू एक अच्छे करेक्टर वाली है या नहीं है। मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अगर कोई और बात होती, उसके ऊपर ये मुझ में थप्पड़ मारते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज इन्होंने मेरे करेक्टर के ऊपर मेरे ऊपर एक तमाचा जड़ दिया है। या तो आप मुझे लेने आ जाओ, वरना मैं खुद से आ जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर सुमन के पिता उसे आकर ले जाते हैं। सुमन अपने मायके में चली जाती है, लेकिन सुमन के अंदर इतना गुस्सा था कि वो शांत होने का नाम नहीं लेता है। महेश एक अलग ही अपने दिमाग में लगाए बैठा था कि अरे मैंने इतना बड़ा क्या कह दिया जो इतनी बड़ी लड़ाई बना दी और घर छोड़कर चली गई। आएगी तो खुद से आएगी, मैं उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। महेश के घर वाले बहुत कहते हैं कि बेटा बहू को लिया, लेकिन वो फिर भी लेने नहीं जाता है। दोस्तों उधर वहां पर जो सुमन होती है, बस उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है कि मेरे करेक्टर पर बात उठाई, अगर मैं ऐसी होती तो शायद मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन पिताजी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। यहाँ पर सुमन का पिता समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सुमन नहीं समझती है। और दोस्तों कुछ दिन बाद सुमन डिवोर्स के पेपर महेश के पास पहुंचा देती है। जब सम्मन महेश के घर पहुंचते हैं तो महेश और भी ज्यादा गुस्से में लाल ताता हो जाता है, और यहाँ पर वो भी अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का मन बना लेता है। दोस्तों एक छोटी सी जड़ उनके रिश्ते में ऐसा काम कर चुकी थी, ऐसे शक के बीज बो चुकी थी कि अब उन दोनों का अलग होना तय है। यहाँ पर कोर्ट की तारीखें लगती हैं और दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद दोस्तों महेश, जब जज साहब उनका फैसला करते हैं तो एक तय की हुई राशि महेश को सुमन को देनी थी, और उस राशि को देने के लिए महेश को अपना जो जमीन का टुकड़ा होता है दोस्तों उसे गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी रखकर वो यहाँ पर सुमन के पैसे दे देता है और दोनों की ही जिंदगी अलग अलग चलने लगती है। उसके बाद दोस्तों सुमन बहुत दिनों तक चिंता और फिक्र में रहती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए पढ़ाई उसने जारी रख रखी है और वो कई सरकारी टेस्ट देती है, लेकिन कईयों में वो रह जाती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसने
जो एसडीएम का टेस्ट दिया है उसमें वो पास हो चुकी है और वो अब एसडीएम बनेगी। जब वो ये बात अपने पिता को बताती है तो उसके पिता का खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों, इन सब चीज़ों को चलते चलते 4 साल निकल जाते हैं। 4 साल तक उसने पढ़ाई की थी, टेस्ट दिए थे, तब आज वो जाकर एसडीएम बनी है, उसका टेस्ट क्लियर हुआ है। और जब पूरे गांव में खबर फैलती है सुमन के में, तो पूरा गांव खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है कि गांव की एक पहली लौती ऐसी बेटी है जो एसडीएम बनेगी, तो गांव की खुशी मनाना तो एक नॉर्मल बात थी। अब यहाँ पर सुमन कहती है कि पिताजी, मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा और अब मैं जाऊंगी चंडीगढ़, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मुझे अपनी बहनों की शादी भी करनी है। दोस्तों, उसका पिता कहता है कि बेटी पहले तो तुम्हारी शादी करनी है। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। जिंदगी में शादी एक बार होती है, अगर वही शादी नहीं आगे चली, अगर मैं किसी दूसरे से शादी करूंगी और कल के वो मेरे करेक्टर पर बात उठाएगा तो मैं कैसे इस समाज में रह पाऊंगी। और यहाँ पर सुमन इन बातों को कहते हुए दोस्तों पहुंच जाती है दिल्ली, और दिल्ली से वो अब एक रिक्शा तलाश रही है। अब पहला रिक्शा वाला आता है, उससे कहती है कि मुझे फलाने स्टेशन पर जाना है। तो वो रिक्शे वाला दोस्तों 300 रुपये मांगता है। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। तभी दूसरे रिक्शे वाले से पूछती है तो वो 150 मांगता है। वो कहती है तुम भी ज़्यादा मांग रहे हो। अब थोड़ी ही दूर एक और रिक्शे वाला खड़ा होता है जिसके चेहरे पर ढाटा लगा हुआ है कपड़े का। तो वो आता है और वो कहता है कि मैडम जी कहाँ पर जाओगी। तो सुमन बताती है कि मुझे स्टेशन पर जाना है। और दोस्तों, गर्मी की वजह से सुमन ने भी अपना चेहरा ढका हुआ था। अब वो कह देता है, सुमन कहती है कि आप कितने में जाओगे। तो वो रिक्शे वाला कहता है कि जितना आपका मन करे उतना आप दे देना, क्योंकि सुबह से बोहनी नहीं हुई है और बोहनी हो जाएगी तो मेरा भी कुछ काम चल जाएगा। किराए पर मैं ये रिक्शा लेकर आया हूँ, पूरे दिन का मुझे इसका किराया देना पड़ता है। सुमन ये बात सुनती है और दोस्तों उस रिक्शे में बैठ जाती है। रिक्शे में बैठ जाती है। रास्ते में पानी पीने की टंकी पड़ती है। वहां पर जैसे ही वो रिक्शे वाला उस टंकी पर जाता है तो वो व्यक्ति कोई और नहीं होता दोस्तों, सुमन का वही पति होता है जिसे 4 साल पहले सुमन ने डिवोर्स दिया था, महेश नाम का। अब इस चीज को देखकर सुमन थोड़ी सी हैरान और परेशान हो जाती है और उसके अंदर सवालों के तूफान चलने लगते हैं कि ये तो अच्छा खासा नौकरी करता था, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई जो दिल्ली में रिक्शा चला रहा है। अब दोस्तों आगे चलकर जैसे ही स्टेशन पर सुमन रुकती है और वहां पर अपने चेहरे से मास्क हटाती है तो यहाँ पर महेश भी उसे पहचान लेता है और महेश उसे देखते ही भावुक सा हो जाता है। पता नहीं उसके दिल के अंदर कौन सा दर्द था कि वो रोने लगता है। अब जैसे ही महेश रोता है तो दोस्तों सुमन भी उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि हाँ महेश, अब तो तुम खुश होंगे, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया था, मेरे करेक्टर पर तुमने बात उठाई थी। तो यहाँ पर महेश अपने रिक्शे को छोड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं खुद ही बहुत शर्मिंदा हूँ। और महेश बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जब दोनों ही जने रोते हैं तो आसपास के लोग हैरान से हो जाते हैं कि ये दोनों क्यों रो रहे हैं। बार बार में बीच में वहां पर कुछ आंटियां या कुछ महिलाएं बैठी होती हैं, वो उठकर देखती हैं, नजदीक आती हैं। तभी यहाँ पर महेश कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि हाँ, मेरी ट्रेन अभी लेट आएगी तो चली। तो यहाँ पर महेश कहता है कि चलो तो मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों ही जने एक खाली सी जगह देखते हैं और वहां पर दोनों बैठते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। जब एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं तो दोस्तों महेश कहता है कि सुमन, आगे हम मिले ना मिले, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सुमन कहती है कि किस बात की माफ़ी है, मुझसे अलग हुए हो या इस बात की माफ़ी है, या मेरे करेक्टर पर बात उठाई थी या इस बात की माफ़ी है। महेश कहता है कि क्यों शर्मिंदा कर रही हो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने पता लगाया कि तुम्हारा करेक्टर कैसा है, तो वो फ़ोन तुम्हारे सही थे, तुम अपने दोस्तों से ही बात किया करती। मैंने पहला गलत आरोप तुम पर जो लगाया था, तो पहली माफ़ी मैं तुमसे उस बात की मांगता हूँ। दूसरी बात, अगर मैंने तुम मुझसे रूठ कर चली भी गई थी तो लेकिन मेरा ईगो मेरे आड़े आ जाता है, घमंड, और मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं जाता हूँ। दूसरी माफ़ी मुझे इस बात की दे दो। लेकिन यहाँ पर महेश एक बात कहता है कि सुमन, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं तो चलो गुस्से में
में था, लेकिन तुमने भी तो इस रिश्ते को बढ़ावा नहीं दिया, तुमने भी एक पल में अपना फैसला सुना दिया। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि महेश मेरी बात ध्यान से सुनना, लड़की सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन जिसका करेक्टर सही है उसके करेक्टर पर कोई उंगली उठाए तो वो बात बर्दाश्त करने के लायक नहीं होती है, और तुम ये बात भली भांति जानते भी होगे। महेश कह देता है कि हाँ मुझे माफ कर दो, लेकिन महेश पूछता है कि तुम इस ट्रेन से कहाँ जा रही हो, क्या बात है। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। तो महेश और भी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि यार अब तो हम मिले ना मिले ज़िंदगी में दोबारा, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मेरे अंदर एक सुकून रहेगा कि मैंने उस लड़की से माफ़ी मांग ली है जिसके चरित्र पर मैंने उंगली उठाई थी। यहाँ पर सुमन कह देती है कि हाँ अब माफ़ी के लायक रहा ही कहा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और यहाँ पर तुम मेरा नंबर ले लो, अगर आगे चल के तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, और अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी ट्रेन का वक्त हो चुका है। दोस्तों महेश नम भरी आंखों से अपनी पत्नी को विदा करता है, और वहां पर वो लड़की भी जो सुमन होती है वो भी थोड़ी सी दुखी और परेशान और अपने आंसुओं को पोंछती हुई उस ट्रेन में बैठ जाती है। दोनों ही एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद दोस्तों सुमन अपने कमरे पर पहुंच जाती है, वहां पर जहां पर वो ट्रेनिंग कर रही है। अब उसके बाद वो अपने बिस्तर पर लौटती है शाम के वक्त, तो उसके दिमाग में महेश का ही ख्याल आता है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्योंकि महेश भी काफ़ी देर से फ़ोन को मेज पर रखकर सोच रहा है कि मैं उससे बात करूं या ना करूं, लेकिन वो फिर फ़ोन मिला देता है सुमन के पास। सुमन जैसे ही फ़ोन उठाती है तो वो कहता है कि और कैसी हो। तो सुमन कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन सुमन एक बात पूछती है, कहती है कि महेश हम दोनों ने हालचाल तो पूछ लिया, लेकिन मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे घर से थे, लेकिन तुम रिक्शा क्यों चलाते हो। तो यहाँ पर महेश कहता है कि अब फिर वही बात आड़े आ गई सुमन, जो मैंने तुम्हें डिवोर्स में राशि दी थी, जो पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दिए थे। अब मुझे अपनी उस ज़मीन को छुड़ाना है, क्योंकि मेरी नौकरी तो 15-20 हज़ार की थी, उससे क्या होने वाला था, लेकिन मैं दिल्ली आया किसी और काम से था, मेरा वो काम नहीं बना और मैं यहाँ पर रिक्शा चलाते रह गया। दोस्तों दोनों में ही घंटों घंटों तक बातें चलती हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं, दिनों को याद करने लगते हैं कि जो कभी उन दोनों ने एक साथ बिताए थे, और दोनों फिर भावुक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। बात ही बातों में उन दोनों में दोबारा प्यार हो जाता है, क्योंकि महेश कहीं ना कहीं सुमन को प्यार किया करता, और यहाँ पर महेश दोबारा से सुमन को इजहार करता है कि सुमन ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा से हम दोनों अपनी ज़िंदगी जी लें, क्योंकि वो पल मुझे रह रह कर खाते हैं जब मैंने तुम्हारे साथ वो दिन गुजारे थे। तो सुमन कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। दोस्तों महेश सुमन के पिता से बात करते हैं और दोनों ही राजी हो जाते हैं, और इन दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है। सुमन महेश के साथ अच्छा खासा जीवन गुजारती है और वो एसडीएम भी बन जाती हैं, और यहाँ पर जो लड़का रिक्शा चलाता है आज उसकी ज़िंदगी दोबारा से बदल जाती है और उसका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। सुमन को सास ससुर से कोई भी गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे और उनका नेचर बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों एक बिगड़ी हुई जिंदगी दोबारा से संवर जाती है। कहते हैं ना, गुस्से में जो फैसले आप लोग लेते हो ना, वो फैसले आपको बाद में पछताने पर मजबूर कर देते हैं। थोड़ा सा गुस्सा हमारा ना हमें इस कदर बेसहारा और बेबस कर देता है कि उसके बाद हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है उस रिश्ते को सुधारने के लिए। दोस्तों रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते हैं, ये वो धागे हैं जो जुड़े रहें तो ही अच्छा है। अगर इनमें गांठ पड़ जाए तो जिंदगी काटना आसान नहीं होता है, और एक बार जब ये टूट जाते हैं तो दोबारा तो बस ऐसा ही होता है। दोस्तों एक जिंदगी, एक परिवार बस चुका है, एक घर बन चुका है, लेकिन ऐसी नौबत आने ही क्यों दे कि एक परिवार टूटे या दो लोग अलग हों। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इन वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि कभी भी हम गुस्से में कोई फैसला ना लें, अपने जीवन में कोई भी ऐसा डिसीजन या गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला ना लें कि आगे चल के हमारा रिश्ता नहीं जुड़े। दोस्तों महेश और सुमन जैसा हर कोई किस्मत वाला नहीं होता है, क्योंकि जितनी हम कहानियां लेकर आते हैं उन कहानियों में केवल 100 में से 2% रिश्ते दोबारा जुड़ते हैं, बाकी सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कहानियां केवल इसलिए लाई जाती हैं, तो कभी भी अपने रिश्ते को तोड़ने का ना सोचें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।